Hello everyone, welcome back to our social science class. Students, let's continue our Nationalism in India chapter of history class 10th. In our previous video, we had seen that how Gandhiji got the consentment of all the political or you can say the Congress leaders to join hands in खिलाफत movement. ठीक है, क्योंकि वो मुस्लिम्स को क्या करना चाहते थे, अपने साथ जोड़ना चाहते थे. तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि which social groups joined this non-cooperation movement and how did they participated, how the complete movement goes on, and was it a success or a failure. All these things we will do in our today's videos. So students, let's begin our today's class. So first let's see the background that we had done in our previous video. तो उसमें हमने देखा था कि रॉलेट एक्ट के बाद क्या हुआ था, रैलीज हुई थी, हड़ताल्स की थी और जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था. तो जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद लोग और ज़्यादा क्या हो गए थे, अग्रेसिव हो गए थे. तो ब्रिटिशर्स ने उस अग्रेशन को रोकने के लिए और ज़्यादा जो है ब्रूटल तरीके से लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया था. और ये सब चीज़ें जब गांधी जी बर्दाश्त नहीं कर पाए, बिकॉज वी ऑल नो दैट ही बिलीव्ड इन सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस. ठीक है, तो वो लोग नहीं चाहते थे कि इस तरीके की वायलेंट एक्टिविटीज़ हों. तो व्हाट ही डिड, ही कॉल्ड ऑफ दैट रॉलेट मूवमेंट. ओके, या फिर हम लोग कह सकते हैं रॉलेट सत्याग्रह. उसके बाद उन्होंने क्या किया था, टू गेट द सपोर्ट ऑफ मुस्लिम्स. व्हाट ही डिड, गांधी जी सपोर्टेड द खिलाफत कॉज. खिलाफत कॉज यानी कि जो खिलाफत मूवमेंट था, जो अली ब्रदर्स जिसको सपोर्ट कर रहे थे, तो गांधी जी ने अली ब्रदर्स के साथ जो है हैंड्स ज्वाइन कर लिए थे एंड ही बिकेम अ मेंबर ऑफ सेंट्रल खिलाफत कमेटी. सो इन दिस वे जो है सारी सेटिस्फेक्शन हो गई थी, एवरीबडी वॉज रेडी, एवरीबडी वॉज एग्रीड. हमने देखा था, 2 सेशंस देखे थे. तो फाइनली जब दिसंबर 1920, ठीक है, हमने कब देखा था, कौन से में, दिसंबर 1920 का जो कांग्रेस सेशन था, उसमें ऑल जो कांग्रेस लीडर्स थे, नाउ दे वर एग्रीड टू जॉइन हैंड्स विद मुस्लिम एंड टू सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट एज वेल एज टू गो अहेड विद द non cooperation movement. So let's see who were the people who joined hands and who participated in the movement. तो अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने जो है इस मूवमेंट को ज्वाइन किया, लेकिन जैसा कि हमने चैप्टर के बिगनिंग में किया था, अगर आपको याद हो, ईच सोशल ग्रुप हैज़ इट्स ओन एस्पिरेशन एंड व्यूज़. हर सोशल ग्रुप की अपनी अपनी सोच थी. सब लोग स्वराज, देखो क्या था, खिलाफत मूवमेंट और स्वराज. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फाइनली किस चीज़ के लिए हो रहा था, स्वराज पाने के लिए, अपना देश, स्व मतलब स्वयं का, राज रूल. तो यानी हमें अपना खुद का शासन चाहिए था, खुद का रूल चाहिए था. कहाँ पर, अपने देश पर. ओके, बट यहाँ पर क्या था, जो सभी सोशल ग्रुप who were participating in the non-cooperation movement, they were having their own notion of the स्वराज. अब कौन कौन लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था. फर्स्ट यू कैन सी हियर, इन टाउन्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स, हेडमास्टर्स, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, इन सभी लोगों ने क्या किया, इसमें अपने अपने तरीके से अपने अपने व्यू पॉइंट्स को लेकर दे पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट. वहीं पे अगर हम लोग गांव में चले जाएं तो विलेजेस में, कंट्री साइड, हम लोग रूरल एरियाज़ को कंट्री साइड भी बोलते हैं, तो विलेजेस में क्या हुआ, पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स ने भी पार्टिसिपेट किया अपने तरीके से. एंड एक तीसरा ग्रुप था, दोज वर दी वर्कर्स. और यहाँ पे स्पेशली कौन से वर्कर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, प्लांटेशन वर्कर. तो लेट्स सी हाउ दिस डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. कर रहे हैं इसमें, उन्होंने जो सरकारी स्कूल्स कौन से, जो ब्रिटिशर्स चला रहे थे. देखो बेटा, अगर बच्चे ब्रिटिशर स्कूल में जाएंगे तो वहीं पे वो फीस पे करेंगे, उन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशंस वो लोग सीखेंगे, राइट. तो क्या किया, सबसे पहले बच्चों ने जो है ब्रिटिशर्स के जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे वो छोड़ दिए, कॉलेजेस छोड़ दिए. टीचर्स ने जो वहाँ पे जॉब करते थे वो छोड़ दिए, हेड मास्टर्स दे हैड ऑल्सो रिजाइन. देन लॉयर्स, जो कि ब्रिटिश कोर्ट में हु वर प्रैक्टिसिंग और हु वर डूइंग देयर जॉब्स, दे हैड ऑल्सो लेफ्ट. देन काउंसिल इलेक्शंस, हमने बताया था आपको कि काउंसिल इलेक्शन होने वाले थे,
तो वो काउंसिल इलेक्शन का भी क्या किया गया, बहिष्कार किया गया, उसको भी बॉयकॉट किया गया। सिर्फ एक जगह पर, कहाँ पर, मद्रास में। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी प्लेस थी जहाँ पर कि आफ्टर द ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट काउंसिल इलेक्शंस का बॉयकॉट नहीं किया गया। तो मद्रास में, जिसको हम आज के समय में चेन्नई बोलते हैं, वहाँ पर जो है इन काउंसिल इलेक्शन का बहिष्कार नहीं किया गया। अदरवाइज जहाँ जहाँ पर भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लड़ा गया, द काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड, या उनका जो है विरोध किया गया, विद्रोह किया गया। इकोनॉमिक फ्रंट पर क्या रहा? इकोनॉमिक फ्रंट पर टाउन्स की ही हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। टाउन्स में हमने देखा सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रंट। पॉलिटिकल फ्रंट पे इलेक्शंस का विरोध किया, सोशल फ्रंट पे सबने अपनी अपनी जॉब्स छोड़ दी, स्कूल छोड़ दिए, कॉलेजेस छोड़ दिए, ठीक है। अब इकोनॉमिक फ्रंट यानी फाइनेंशियली कैसे उन्होंने किया? फाइनेंशियली देखो, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, यहाँ पे व्यापार कर रहे थे, तो जो भी विदेशी सामान था, विदेशी सामान किसका था? ब्रिटिशर्स का था, उसका बॉयकॉट किया गया कि हम लोग जो विदेशी कपड़ा है या विदेशी कोई भी सामान है हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। लिकर शॉप्स वर पिकेटेड। पिकेटेड मतलब घेराबंदी करना, घेर लेना। तो जो लिकर शॉप्स थी, शराब की जो दुकानें थी, उनके बाहर घेराबंदी कर दी, वहाँ पे एंट्री बैन कर दी। अभी आप सोचोगे कि इससे क्या होगा? जो ब्रिटिशर्स थे ऑफ कोर्स वो लोग लिकर शॉप में जाते थे एंड दे यूज्ड टू एंजॉय देयर, तो वहाँ पर जो है घेराबंदी कर दी गई। फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न्ड। जो विदेशी कपड़े थे, हम सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स का जो सबसे मेन जो बिजनेस था दैट वाज ऑफ टेक्सटाइल्स, ठीक है। तो जो विदेशी कपड़े थे वो भी क्या कर दिए गए? जला दिए गए। मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स। और जो भी व्यापारी थे, दुकानदार थे, सामान बेचने वाले थे, छोटे स्तर पे या बड़े स्तर पे, उन सब ने क्या बोला? उन सब ने बोला हम लोग कोई भी विदेशी सामान का व्यापार नहीं करेंगे। दे रिफ्यूज टू ट्रेड इन द फॉरेन गुड्स। तो इस तरीके से सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से, जैसे वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया इन टाउन्स। हमने स्टूडेंट्स का देखा, हमने फैमिलीज़ का देखा, हमने प्रोफेशनल यानी जो लोग जॉब करते हैं उनका देखा, और हमने व्यापारियों का देखा। तो सब ने अपने अपने तरीके से इसमें अपनी पार्टिसिपेशन दी विद सम ऑफ देयर एक्सपेक्टेशंस। तो हुआ क्या? लेकिन ये सब होने के बाद भी ये जो मूवमेंट था इट स्लोड डाउन। ये धीरे धीरे धीमा पड़ने लगा। ये जो है धीरे धीरे मतलब ये ख़त्म होने लगा। क्यों धीरे पड़ गया? जब सबने इतने जोश से जो है पार्टिसिपेट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, तो अचानक से व्हाई डिड इट स्लो डाउन? उसका कारण था, पहला देखो क्या किया उन्होंने, विदेशी सामान और विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया। तो विदेशी सामान के बदले में हमारे पास अपने देश में अल्टरनेटिव्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे, और बेसिकली मैं यहाँ पे बात करूँगी कपड़े की, ठीक है। तो विदेशी कपड़ा जो कि टेक्सटाइल मिल्स में बनता था वो बहुत चीप प्राइसेस पर हमें अवेलेबल होता था इन कंपैरिजन टू द खादी दैट वी यूज टू प्रिपेयर इन आवर ओन कंट्री, बिकॉज खादी वॉज वेरी एक्सपेंसिव। तो जो हमारा इंडियन कपड़ा था जिसको हम खादी जो हम लोग तैयार करते थे वो बहुत ज़्यादा महंगा था, और शुरू में तो लोगों ने खरीदा, बट ऑफ कोर्स इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी पर्सन टू अफोर्ड इट। क्या हर कोई वो महंगा कपड़ा अफोर्ड कर पाएगा? नहीं। सोसाइटी में हर तरह के लोग रहते हैं, सस्ता पहनने वाला, महंगा पहनने वाला, हर तरह का स्टफ़ पहनने वाला। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो खादी इतना महंगा था कि लोग वो खर्चा जो है बेयर नहीं कर सके। तो फाइनली वो लोग फिर से क्या करने लगे, विदेशी कपड़े की डिमांड फिर से बढ़ गई। अब डिमांड बढ़ेगी तो व्यापारियों को भी क्या करना पड़ेगा, कपड़ा बेचना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है धीरे धीरे ये जो हमारा मूवमेंट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाउन्स में, धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे स्लो डाउन होने लगा। उसके बाद सेकंड कारण देखो, स्कूल्स छोड़ दिए, जॉब्स छोड़ दी, ऑफिसेज छोड़ दिए, जो टाइटल्स थे वो सारे वापस कर दिए। उसके बाद जो लॉयर्स थे उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी। लेकिन अब वो लोग करें क्या भाई? उनके लिए कोई अल्टरनेटिव तो होना चाहिए था ना भाई। टीचर्स ने अगर ब्रिटिश स्कूल छोड़ दिए तो कोई इंस्टीट्यूट, कोई तो इंडियन स्कूल बनना चाहिए होंगे उस समय, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी लोग काम कर रहे थे, ठीक है। अब तो वो जो ब्रिटिश जॉब्स छोड़कर आए उनके लिए कोई न्यू इंस्टीट्यूशंस नहीं थे जहाँ पर जाकर के वो लोग जॉब कर सकें। सो देयर वाज लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस। तो क्या हुआ, कुछ समय तक तो उन्होंने आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, पर जैसे जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अभी जब तक का फाइनेंशियल बजट उनके पास अवेलेबल था तो दे यूज टू कंटिन्यू। पर जब देखा कि पैसा ख़त्म हो रहा है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो सर्वाइव करने के लिए ये सब चीज़ें तो चाहिए ना।
क्या होने लगा, धीरे धीरे लोग अपने काम पर वापस जाने लगे। तो इस तरीके से पूरे जोश के साथ इस आंदोलन को ज्वाइन किया गया टाउन्स में, लेकिन इन कमियों के कारण क्या हुआ, इट प्रूव्ड अ फेलियर। उसके बाद हम लोग सेकंड करेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड मैंने आपको बताया था, कंट्री साइड होता है बेटा रूरल एरियाज या इन द विलेजेस। तो विलेजेस में क्या था, विलेजेस में किस किस का आंदोलन था, पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स। तो हम लोग पहले पीजेंट्स की देखेंगे। यहाँ पे हम लोग पीजेंट्स जो थे हमारे वो थे अवध के। इन अवध पीजेंट्स लेड बाय बाबा रामचंद्र, लेड यानी उनके लीडर कौन थे, बाबा रामचंद्र थे। और नाम से ही पता चल रहा है, आगे देखो बाबा लगा हुआ है, तो ये कौन थे, ये एक सन्यासी थे। और अवध के पीजेंट्स किस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी जो मेन डिमांड्स थी वो क्या थी, रिडक्शन इन रेवेन्यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यू शुड नो अबाउट इट। तो उनकी मेन जो 3 डिमांड्स थी, वो 3 डिमांड्स उनकी थी, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबोलिशन ऑफ बेगार एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स। पहले तो वो चाहते थे कि उनसे जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है उसको क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए, उसको कम किया जाए। दूसरा एबोलिशन ऑफ बेगार, बेगार क्या होता है, बिना पैसों के काम करना, ठीक है। तो उनसे बिना पैसों के ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, तो कौन करेगा भी बिना पैसों के काम, नो वन। तो वो चाहते थे कि ये जो बेगारी सिस्टम है ये क्या हो जाए, ये ख़त्म हो जाए। और तीसरी जो उनकी डिमांड थी, तीसरी उनकी डिमांड थी कि सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड। ये जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे जिनके अंडर वो वर्कर्स या वो फार्मर्स काम कर रहे थे, वो पीजेंट्स काम कर रहे थे, वो उनका बहुत अत्याचार करते थे, उनके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा ब्रूटली दे यूज टू ट्रीट देम। तो वो चाहते थे कि इनका जो ऑप्रेसिव बिहेवियर है ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट या कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये 3 जो है उनकी डिमांड्स थी। तो आंदोलन किया गया, बाबा रामचंद्र ने क्या किया, उनको सपोर्ट किया, वो एज अ लीडर उनके उभर के सामने आए। अब आप जब बुक में इसको प्रॉपरली पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें दिया है कि नाई बंद, ठीक है, नाई धोबी बंद भी लगाया गया। नाई धोबी बंद में क्या था कि जो भी रॉयल फैमिलीज को या बिग लैंडलॉर्ड्स को ये जो पुअर पीपल जो सर्विसेज देते थे, नाई क्या काम करता है, बार्बर क्या करता है, यूज टू कट हेयर, एंड धोबी क्या करता है, यूज टू वॉश द क्लोथ्स। तो नाई धोबी बंद इन्होंने लगा दिया। नाई धोबी बंद में क्या था कि ये लोग बार्बर्स एंड जो वॉशिंग द क्लोथ्स, ये दोनों सर्विसेज और इस तरह की और भी बहुत सारी बेसिक सर्विसेज जो यही लोग उनको प्रोवाइड करते थे, ये उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग तरीक़ों से जो है इन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, अपने तरीके से अपने जो है इन्होंने आइडियाज़ निकाले। सो बाय अक्टूबर 1920 द औध किसान सभा, देखो एक औध मतलब अवध के लिए यूज़ हुआ है, औध किसान सभा वॉज सेटअप। और यहाँ पे जो है जवाहरलाल नेहरू जी पहुँच चुके थे। तो उन्होंने लोगों से बात की, लोगों से पूछा, उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। तो बाय अक्टूबर 1920 क्या हुआ, यहाँ पे एक किसान सभा बना दी गई जिसके हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, और बाकी इनको कौन कोऑपरेट कर रहे थे साथ में, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर कांग्रेस लीडर्स। So they were cooperating them. But when the non-cooperation movement began, the peasant movement developed under its label, but the movement was somewhat violent. अभी देखो ये मूवमेंट, जवाहरलाल नेहरू जी भी यहाँ पहुँच गए, उन्होंने इनको सपोर्ट किया। और ऑफ कोर्स गांधी जी क्या चाहते थे कि ये मूवमेंट चले लेकिन इन अ पीसफुल वे। और ये मूवमेंट जो यहाँ पर किसानों का मूवमेंट चल रहा है अवध में बाबा रामचंद्र जी की लीडरशिप में, व्हाट इट वाज कंटिन्यूड अंडर द लेबल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था। लेकिन ये धीरे धीरे इसका ट्रैक क्या होता जा रहा था, चेंज होता जा रहा था। क्यों? धीरे धीरे जो गांधी जी चाहते थे कि नॉन वायलेंट तरीके से हो सारी चीज़ें, नाउ दिस पर्टिकुलर मूवमेंट हेयर इन अवध, इट वाज बिकमिंग वायलेंट। किस तरीके से वायलेंट? हाउसेज ऑफ मर्चेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स वर, लास्ट में देखेंगे बेटा लिखा हुआ है कि हाउसेज ऑफ मर्चेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स वर अटैक्ड, उनके ऊपर हमला किया जाने लगा, बाजार में लूटपाट की घटनाएं बढ़ने लगी, ग्रेन होल्ड्स वर टेकन ओवर। तो इस तरीके से जब ये लूटपाट, दंगा फसाद या बड़े बड़े व्यापारियों के साथ लैंडलॉर्ड्स के ऊपर हमला करना, इस तरह की एक्टिविटीज़ क्या होने लगी, बढ़ने लगी। तो इससे भी क्या हो गया, धीरे धीरे ये जो मूवमेंट था इट स्लोड डाउन। यानी जो चीज़ गांधी जी ने सोची थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कि उसको हम करेंगे एंड इट वुड बी अ सक्सेसफुल मूवमेंट इन अ नॉन वायलेंट मैनर, तो नॉन वायलेंट का जो लेवल था वो ये लोग मेंटेन नहीं कर पाए। अब थर्ड जो विलेजेस में हुआ
ये भी हम लोग वही कर रहे हैं, कंट्री साइड का ही हमने पीजेंट्स कर लिए, ट्राइबल्स हैं अब। ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों तरीके से आता है आपका, दोनों के बारे में ही पूछा जा सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर द ट्राइबल्स इन कंट्री साइड, या व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स इन कंट्री साइड, या व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर द पीजेंट्स इन कंट्री साइड। अलग अलग तरीके से जो है क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, जिन जिन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी तक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पहला पढ़ा है किसके बारे में, अवध के बारे में। अवध के किसान, उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था, उनके लिए स्वराज का मतलब था कि रेवेन्यू कम हो जाए, बेगारी से उनको छुटकारा मिल जाए, और ये जो ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड जो उनका अत्याचार करते हैं, ये चीज़ भी खत्म हो जाए, तो उनको स्वराज मिल जाएगा। उनके लिए स्वराज का ये मतलब था। अब जो ट्राइबल्स थे, ट्राइबल्स के लिए स्वराज का क्या मतलब था। ट्राइबल पीजेंट्स वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग फॉरेस्ट एरियाज विच अफेक्टेड देयर लाइवलीहुड। जो ट्राइबल्स थे ना, उनको फॉरेस्ट एरिया में एंट्री नहीं करने दी जाती थी। उन कुछ फॉरेस्ट एरियाज़ को ब्रिटिशर्स ने क्या कर लिया था, रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया था, और इसके कारण वो जो आदिवासी जनजातियां वहाँ पे रहती थी, वो अब उन जंगलों में एंटर नहीं कर सकती थी विदाउट परमिशन। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस उनके, लेकिन उनका तो पूरा जीवन उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा था, राइट। तो देयर लाइफ वॉज टोटली डिपेंडिंग अपॉन दोज फॉरेस्ट, और उन्हीं फॉरेस्ट में उनको जाने से मना कर दिया। So when the government began forcing them to do begar for road building, the tribal peasants in Gudem Hills of Andhra Pradesh revolted under the leadership of Alluri Sitaram Raju, who claimed to have a variety of supernatural power. तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब इन ट्राइबल्स को जंगलों में जाने से तो मना कर दिया, अब वो क्या करें। तो गवर्नमेंट ने उनको बोला कि तुम सड़कें बनाओ। उनसे अब वो एज अ लेबर, एज अ वर्कर काम करवा रहे हैं, और उसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग एज अ बेगार काम करवा रहे हैं, यानी विदाउट एनी इनकम, विदाउट एनी वेजेस। उनको उस काम के बदले में कुछ नहीं मिल रहा, फोर्सफुली उनसे काम करवाया जा रहा है ना। तो वो कौन करेगा, तो कोई भी नहीं करना चाहेगा। तो एक तो वो पहले ही परेशान है, उनकी लाइवलीहुड उनसे छिन चुकी है, एंड सेकेंड थिंग, नाउ दे आर फोर्स टू डू विदाउट एनी काइंड ऑफ वेजेस। तो व्हाट वुड बी देयर सोर्स ऑफ इनकम, नथिंग। So that is why now they started the you can say a movement or a struggle, and their leader was Alluri Sitaram Raju। और वहाँ के लोगों में ऐसा माना जाता था कि जो अल्लूरी सीताराम राजू हैं, उनके पास सुपर नेचुरल पावर है। ठीक है, ऐसा माना जाता था कि उनके पास क्या है, सुपर नेचुरल पावर है। तो सुपर नेचुरल पावर हो सकती है, नहीं, वही तो वो भी एक तरीके से क्या थे, कोई बाबा थे, तो इससे लोग इन चीज़ों में विश्वास करते थे। तो और राजू क्या कहते थे, जो अल्लूरी सीताराम राजू जी थे, वो कहते थे कि ही ऑलवेज यूज टू टॉक अबाउट गांधी जी अमंग द पीपल। गांधी जी के बारे में, उनके विचारों के बारे में, नॉन वायलेंस के बारे में, कि हमें खादी कपड़ा पहनना चाहिए। गांधी जी की इन चीज़ों के बारे में तो वो बात करते थे कि हमें खादी कपड़ा पहनना चाहिए, हमें ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, और हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन जो एक चीज़ इनकी अलग थी, दैट वाज ही डिड नॉट बिलीव इन नॉन वायलेंस। अल्लूरी सीताराम राजू जी का मानना था कि विदाउट वायलेंस हम लोग आज़ादी प्राप्त कर ही नहीं सकते, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों के व्यू पॉइंट्स एक दूसरे से अलग हो गए। सो द गुडेम रेबल्स टू अटेन स्वराज अटैक्ड पुलिस स्टेशंस, अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स, कैरिड ऑन गुरिल्ला वारफेयर। तो वहाँ पे क्या हुआ, उन लोगों ने गुरिल्ला वार का एक तरीका अपनाया। गुरिल्ला वार होता है छुपकर अटैक करना। तो ये सारे तरीके इन्होंने अपनाए, लेकिन फाइनली राजू को क्या हुआ, अल्लूरी सीताराम राजू जी को ब्रिटिशर्स ने पकड़ा, जेल में डाला गया, एंड 1924 में उनको जो है फांसी दे दी गई। ही वॉज एग्जीक्यूटेड इन 1924। This is the story of Assam.
सो इन द फॉर द प्लांटेशन वर्कर इन असम फ्रीडम मीन्स, अब इनके लिए स्वराज का क्या मतलब था? देखो, ट्राइबल पीपल के लिए स्वराज का मतलब था कि उनको बिना किसी रोक टोक के उनके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन थी, जंगल में जाने से मना कर दिया था, तो उनको अगर वो परमिशन मिल जाती है तो उनके लिए तो वही स्वराज था। ऐसे ही अभी प्लांटेशन वर्कर के लिए जो असम में काम कर रहे थे, इनके लिए स्वराज का मतलब था the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village from which they had come. अब इन लोगों को प्लांटेशन क्या होती है बेटा? प्लांटेशन एक ऐसी खेती होती है जहाँ पे इन अ वेरी लार्ज एरिया वन पर्टिकुलर क्रॉप इज बीइंग सोन एंड ग्रोन। जैसे चाय के पूरे बागान होते हैं, चाय का खेत नहीं होता, ठीक है? तो चाय के पूरे बागान होते हैं, और जो भी हमारे प्लांटेशन क्रॉप होते हैं, दीज आर लेबर इंटेंसिव। ओके, तो लेबर इंटेंसिव यानी कि इसमें हैंड से जो है ज़्यादा काम किया जाता है इंस्टेड ऑफ मशीन्स। तो वर्कर्स की ज़रूरत होती थी, आसपास के एरिया से क्या करते थे, लोगों को लाते थे और वहाँ पर उनसे काम करवाते थे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या थी? इनसे बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी। बंधुआ मजदूरी यानी ये लोग अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकते थे, आ नहीं सकते थे। अगर ये एक बार यहाँ पर आ गए तो विदाउट परमिशन दे कुडंट गो बैक टू देयर होम टाउन या देयर होम विलेज। तो उनके लिए आज़ादी का यही मतलब था कि वो लोग इजीली अपनी इस वर्क प्लेस से बाहर जा सकें, वापस आ सकें, अपने गाँव से भी उनका लिंक बना रहे। क्योंकि इस बंधुआ मजदूरी के कारण, बॉन्डेड लेबर के कारण क्या हो गया था, इन लोगों का लिंक अपने गाँव से, अपनी फैमिली से पूरी तरीके से टूट चुका था। और ये लोग किसके अंडर आए थे? देखो, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड। अभी दिस इज इम्पॉर्टेंट, आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, और या फिर व्हेन वाज इट इम्प्लीमेंटेड? तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1859, तभी इसको इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 बोला गया है। अब दूसरा, ये एक्ट क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स। आसाम में चाय की बागानी होती है, हम सब जानते हैं, विदाउट परमिशन, कि वो लोग वो चाय के बागान बिना वहाँ के जो भी ऑनर्स थे उनकी परमिशन के बिना वहाँ से बाहर नहीं जा सकते। So the launch of NCM here is beta non-cooperation movement. Please don't get confused. So the launch of non-cooperation movement provoked them. इससे जो वो लोग ना बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए एकदम, जैसे ही उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो उनको क्या लगा कि बस अब गांधी जी आ गए हैं, हमारी आज़ादी का समय आ गया है, और अब गांधी जी हमारी सारी प्रॉब्लम को ख़त्म कर देंगे, और वो लोग हमें हमारी ज़मीनें भी क्या कर देंगे, वापस दिलवा देंगे। और ऐसा सोचकर क्या हुआ, ये लोग बिना किसी को बताए, बिना किसी की परमिशन लिए या बिना किसी की लीडरशिप के, दे जस्ट मूव्ड आउट ऑफ देयर वर्क प्लेसेस। वो उन चाय के बागानों से या जहाँ भी वो लोग रहते थे, दे जस्ट मूव्ड आउट ऑफ देयर प्लेसेस एंड दे वर नाउ गोइंग टूवर्ड्स देयर होम विलेजेस। अपने गाँव जाने के लिए वो लोग वहाँ से निकल पड़े कि अब वहाँ पर तो गांधी जी हैं, वो हमें अपने आप हमारी ज़मीनें भी दिलवा देंगे और हमारी सारी प्रॉब्लम्स वो लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। बट दे कुड नॉट रीच होम। लेकिन हुआ क्या, वो लोग घर नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि क्या उनका कोई लीडर था, क्या उनको कोई लीड कर रहा था, उनको कोई रास्ता दिखा रहा था, कोई उनके साथ ऐसा नहीं था जो उनको सपोर्ट कर सके। वो लोग अपने आप ही उन्होंने स्टेप उठा लिया है कि यहाँ से चलो, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो गया। तो जैसे ही वो लोग रेलवे स्टेशन पहुँचे, वहाँ पे क्या हुआ, द पुलिस हैड कॉट ऑल ऑफ देम एंड दे ऑल वर ब्रूटली बिटन अप। उन सबको जो है बुरी तरह मारा गया और वापस जो है ऑफ कोर्स उनके वर्क प्लेस पर भेज दिया गया। सो इस तरीके से अगर हमने अभी जिन जिन के बारे में भी पढ़ा, देखो हमने टाउन्स में पढ़ा, हमने विलेजेस में पढ़ा, हमने प्लांटेशन वर्कर्स के बारे में पढ़ा, तो सभी लोगों के लिए स्वराज का या आज़ादी का मीनिंग ये नहीं था कि देश को आज़ाद करवाना है। सबके लिए आज़ादी का अपना अपना मीनिंग था, अपना अपना सबने एक विचारधारा बना रखी थी। दे हैड देयर ओन नोशंस। सो डिफरेंट people interpreted Swaraj in different ways. For people it meant end of all suffering and trouble. लोगों के लिए क्या था स्वराज का मतलब? कि उनकी सभी मुसीबतें क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। उनकी मुसीबतें, उनकी प्रॉब्लम, नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री but the problem of the individual. तो स्लोगन डिमांडिंग स्वतंत्र भारत वर इमोशनली रिलेटेड
टू अ पैन नेशन एजिटेशन। बस जब ये सभी लोग मिलकर, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन से तो जुड़े हुए थे, तो जो भी इनके लीडर थे इनसे नारे लगवाते थे कि स्वतंत्र भारत, हमें आज़ाद भारत चाहिए, उनको इसका मीनिंग नहीं पता था। दे वर नॉट अवेयर ऑफ इट। बेसिकली दे वर फाइटिंग फॉर देयर ओन प्रॉब्लम्स, टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स। लेकिन जब भी वो ये नारे लगाते थे, स्वतंत्र भारत के नारे लगाते थे, तो कहीं ना कहीं वो लोग इमोशनली इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि नेशनल लेवल पर था, देश के लिए था, कहीं ना कहीं वो लोग इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली इस मूवमेंट से वो लोग जुड़ रहे थे। ओके, अब हुआ क्या फाइनली, देखो मूवमेंट चल रहा है, स्लो हुआ, अभी तक बंद नहीं हुआ, लेकिन 1920 में ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? जनवरी 1920। तो जनवरी 1920 में ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था, किस तरीके से ये अलग अलग प्लेसेस पर इट वाज कंडक्टेड और इट वाज पार्टिसिपेटेड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इट वाज एंडेड अप इन 1922। 1920 में शुरू हुआ ये आंदोलन, 1922 में, फरवरी 1922 में ख़त्म हो गया। गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। क्यों वापस ले लिया? इट मीन्स अगेन दिस वॉज ऑल्सो अ फेलियर, बट वाई? वट वॉज द रीज़न? द रीज़न वॉज द चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा के बारे में आई होप आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। तो चौरी चौरा क्या है? दिस इज़ अ प्लेस इन द गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश। हमारा जो आज का उत्तर प्रदेश है, वहाँ के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, हेयर यू कैन सी दिस इज़ द मैप ऑफ उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर ये प्लेस है चौरी चौरा। तो यहाँ पर हुआ क्या था? एजिटेटेड और द अग्रेसिव पीपल, प्रोटेस्टर्स जो है वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे पुलिस स्टेशन था, और उन्होंने क्या किया? पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। और इस घटना में जो है सम कैजुअलिटीज़ हुआ थे, कुछ पुलिस वाले मारे भी गए, एंड द इंसिडेंट रिजल्टेड इन द डेथ्स ऑफ सेवरल पुलिसमैन एंड प्रोटेस्टर्स। अब ऑफकोर्स आग लगेगी तो उसमें अकेले पुलिस वाले नहीं, कुछ जो प्रोटेस्टर थे, जो लोगों की भीड़ में से कुछ लोग जो है वो भी मारे गए। अब इस घटना का प्रभाव क्या पड़ा? इस घटना का इफ़ेक्ट क्या हुआ? रिज़ल्ट क्या निकला? एज अ रिज़ल्ट, जब गांधी जी ने देखा कि लोग जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम पर दे आर डूइंग द वायलेंट एक्टिविटीज़। गांधी जी ने तो वायलेंट एक्टिविटीज़ करने को नहीं बोला था। अलोरी सीताराम राजू ने, उन्होंने जो है वहाँ पे भी अटैक करवाए लैंडलॉर्ड्स के ऊपर, ब्रिटिश ऑफिशियल्स के ऊपर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखो चौरी चौरा में एक घटना हो गई। तो चौरी चौरा की घटना के बाद फाइनली व्हाट गांधी जी डिड, ही halted the movement, he called off the movement, and what he said, now this movement will no longer be continued. So in this way the non cooperation movement came to an end. Okay, तो अब अगर हम लोग चौरी चौरा की बात करते हैं, वैसे तो अभी हम लोग पीछे देख ही चुके हैं, तो लेट्स सी इट्स मैप वर्क। मैप वर्क बेटा मैंने आपको पहले भी बताया है, डू इट इन योर नोटबुक। ओके, मैप उठाएंगे, सारी चीज़ें एक साथ फिल नहीं करनी, जौन जौन सा हम लोग करते रहेंगे, साथ साथ वो भी आप अपने नोटबुक्स में, अपने मैप में साथ साथ फिल करेंगे। सारी चीज़ें एक साथ मत करना, सो द कंसेप्ट शुड बी मोर क्लियर टू यू। तो आज के हमारे क्लास में हमने देखा हमारा मैप वर्क एक ही बनता है, चौरी चौरा का, और इसका आपका क्वेश्चन आता है, आफ्टर विच इंसिडेंट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ। तो इट वॉज द चौरी चौरा इंसिडेंट, और चौरी चौरा अभी आपको बताया मैंने। You can see here, this is उत्तर प्रदेश। ओके, और चंपारण हमने किया था, देखो, एंड दिस इज़ बिहार। इस तरफ ये कौन सा है? ये बिहार है। अब ये जो बॉर्डर लाइन है बीच की, बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा दूर ऊपर की तरफ हमारा चंपारण था। इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज हम लोग कर रहे हैं चौरी चौरा। तो उत्तर प्रदेश वाली साइड में बॉर्डर के पास ही थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्या है? हमारा चौरी चौरा। तो ये दोनों चीज़ें आप इनका ध्यान रखेंगे व्हेन एवर यू फिल योर मैप। सो हियर आवर टुडेज टॉपिक इज फिनिश बेटा। आई होप दैट ऑल द कंसेप्ट आर क्लियर टू यू। तो एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि कब ये हमारा शुरू हुआ। 1920 में, इट्स नॉट 21, इट्स 1920, एंड इट एंडेड इन February 1922। क्यों ख़त्म हुआ? आफ्टर द
चोरी चौरा इंसिडेंट, एंड इट एम टू रेसिस्ट ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया. ओके सॉरी बेटा, इट इज़ इन 1921 ओनली, क्योंकि 1920 में जो शुरुआत हुई थी वो शुरू हुई थी खिलाफत मूवमेंट को साथ लेकर, तो सभी लीडर्स को मनाया गया था. तो हमारा जो शुरू हुआ था मूवमेंट दैट वाज स्टार्टेड इन 1921 ओनली. ओके दिस इज़ करेक्ट. तो जनवरी 19, क्योंकि दिसंबर 1920 के अधिवेशन में क्या हो गया था, सबकी कंसेंट ली थी, है ना. तो दिसंबर 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि नागपुर में हुआ था, सबने येस किया था इस मूवमेंट के लिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए. और जनवरी 1921 में इट वाज स्टार्टेड, इट एंडेड आफ्टर 1 ईयर इन फरवरी 1922. एंड क्यों ख़त्म हुआ? आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ द चोरी चोरा. इट एम टू resist British occupation of India through non-violent means. So students, here our today's class is finished. I hope that it's clear to you all. Please must give a reading to your book. Okay, we'll continue the chapter in our next video. Till then, all of you take care and have a good day.